हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अंकिता। जीके जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, हम देख रहे हैं बिहार एस्टेट के लिए यूथ कंपटीशन की बुक है 2024 से 25 तक। और ये शॉर्ट पेपर है प्रीवियस ईयर के। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता टॉपिक है फ्रेंड। और ये क्लास 9 to 10 एंड 11 to 12 के लिए है। ठीक है, तो पेपर 1 and 2 सभी के लिए है। तो देखिए फ्रेंड, और एंजॉय कीजिए और अपने फ्रेंडों तक शेयर भी कीजिए क्लास को। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। और ये जीएस से क्वेश्चन है फ्रेंड। के फाउंडेशन द्वारा 16 मई 2019 को 28वीं बिहारी पुरस्कार के लिए किसे विजेता घोषित किया गया? तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को, या लीलाधर जगोरी को, या कीर्ति परिहार को, या नॉन ऑफ देम। तो किसको दिया गया? मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 जून 2019 को नई दिल्ली में 54वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस अंग्रेजी लेखक को दिया गया? तो ऑप्शन है फ्रेंड, सुनील श्रीवास्तव, अमिताभ घोष, युवराज भट्टाचार्य और लीलाधर जगोरी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, और ये अंग्रेजी लेखक थे अमिताभ घोष को। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने करा दिया है। तो देख लीजिए अमिताभ घोष को किसके लिए मिला है, किस रचना के लिए। तो इनकी पुस्तक है फ्रेंड द शैडो लाइन, याद रखेंगे द शैडो लाइन। और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक को मिला है, याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से कौन थे? तो अशोक लवासा थे, सुनील अरोड़ा, या सुशील चंद्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त फ्रेंड सुनील अरोड़ा थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है। भारत सरकार ने 31 मई 2019 को 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके सभी छोटे एवं सीमांत किसान के लिए पेंशन के लिए न्यूनतम राशि तय की है। तो एक तो जो छोटे किसान है, ठीक है, जिन्हें सीमांत किसान कहते हैं, और पेंशन के लिए न्यूनतम आयु क्या तय की है? तो 2000 पर मंथ, या फिर 3000 पर मंथ, 4000, या नॉन ऑफ देम। तो फ्रेंड 3000 प्रति माह देने की बात कही है, सही कही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत सरकार ने 21 मई 2019 को 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए पेंशन की न्यूनतम राशि 3000 तय की गई है। और एक चीज याद रखना है, जो 60 वर्ष की उम्र के ऊपर है उनको देने की बात कही गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तहत इस पेंशन स्कीम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड। विश्व मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियन सुदरीमन कप 2019 के विजेता कौन है? तो भारत है, चीन है, जापान है, या इनमें से कोई नहीं। तो चाइना है फ्रेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चन है, इसलिए कुछ 19 के क्वेश्चन भी डाले गए हैं इसमें। ठीक है, प्रीवियस ईयर है तो आगे देखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? तो किसने कहा था फ्रेंड? और ऑप्शन है, हम थोड़ा छोटा करें स्क्रीन को। पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी एन राव, या जाकिर हुसैन। तो किसने कहा था कि सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ग्रह, धूमकेतु, या क्षुद्र ग्रह। यहाँ पे है क्षुद्र ग्रह फ्रेंड, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, ठीक है।
जब आप सोच रहे हो कोई चीज़ जल्दी लिखें तो जल्दी होता नहीं। ठीक है, तो क्या है, निहारिका नहीं है फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये सौर मंडल का भाग नहीं है। यह जो है धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, याद रखेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को निम्न में से क्या कहा जाता है? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट या सक्यूलेंट या हेलोफाइट? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, यूथ कंपटीशन की बुक है बिहार जीके जीएस के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए फ्रेंड। और 352 पेज का है, तो एक दिन में अगर हम 20 पेज खत्म करेंगे तो बहुत जल्दी हम, अगर 20 मार्च तक पेपर नहीं हुआ था, उसको कवर कर पाएंगे। क्या आप पढ़ना चाहते हैं? अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करें फ्रेंड। और आज हमारी पहली क्लास रहेगी, इसको भी ध्यान रखेंगे। आप देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी तो कमेंट कीजिएगा। तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे का नाम हाइड्रोफाइट है, हेलोफाइट है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा देख लीजिए, सभी को देख लीजिए। जीरोफाइट किसे कहते हैं? ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट जो होते हैं ये जल में उगने वाले पौधे होते हैं। सैक्यूलेंट किसे कहते हैं? तो ये रसीले पौधे होते हैं। और हेलोफाइट नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्न में से किस रंग का सबसे कम विचलन होता है? जब प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजरना पड़ता है तो प्रिज्म इस तरह होता है, आपको पता ही है। रेड होता है, पीला, हरा, नीला। किस रंग का होता है फ्रेंड्स? तो रेड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। और ये प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन किस देश में है? आंसर पर चलते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन की बात हुई है, भारत में है, जापान, चाइना या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? किसमें है फ्रेंड? चाइना में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चाइना काफी मामलों में आगे है फ्रेंड। विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन चीन में है। चीन दूरबीन का नाम है फास्ट, और फास्ट का ही फुल फॉर्म है 500 मीटर एपर्चर स्पेक्ट्रिकल रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 5 मई या 5 मार्च को? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो स्टॉकहोम में हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित किया गया था, तथा 72 में बात हुई थी, घोषणा हुई थी, और 74 में यह पहली बार मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2023 की बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है फ्रेंड। ठीक है, याद रखेंगे। ये 2023 की पूछी जा रही है, पूछी जा सकती है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। कोहरा के समय हम लोग निम्नलिखित में से किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन, आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जब फॉग या ठंडी का समय होता है, कोहरा होता है, तो हम नहीं देख पाते। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? तो किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स या मेगाबाइट्स? कौन प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स या मेगाबाइट्स? ऑप्शन डी राइट आंसर है फ्रेंड, गीगाबाइट। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो 1 गीगाबाइट 1 अरब बिलियन कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, और 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 मेगाबाइट। और 1 टेराबाइट बराबर 1024 जीबी होता है। और बाइट में कितने बिट होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन बन गया तो 8 बिट होते हैं। बिट अक्षर संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? वैशाली, चंपा या राजगृह या पाटलिपुत्र? तो मगध की
प्रारंभिक राजधानी फ्रेंड राजगृह थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, सॉरी। और चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। 544 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। इनमें राजगृह गिरिब्रज नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व की थी। वह 493 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। 92 में हत्या की और अपने पिता की गद्दी पर वो बैठ गया, एक शक्तिशाली राजा बना। और अजातशत्रु का पुत्र उदयन, देखिए करनी तो मिलती ही, हमें अपने करनी का फल तो मिलता ही है। जब बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु, तो उसके पुत्र ने भी उसकी हत्या कर दी राजपाट के चक्कर में, ठीक है। तो उसका अजातशत्रु का अगर पुत्र पूछा जाए कौन, तो उदयन था। और इन्होंने 461 ईस्वी पूर्व अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उदयन ने किस नगर की स्थापना की, तो पाटलिपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? बायोगैस, एथेनॉल, सीएनजी या हाइड्रोजन। तो निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल हाइड्रोजन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 मार्च को, 22 मार्च को, या 2 फरवरी या 22 मई। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2 फरवरी को, याद रखेंगे। और इस दिन मतलब इस दिन 1971 में ईरान के शहर में रामसर कैस्पियन सागर के तट आर्द्र भूमि पर एक अभिशमन को अपनाया गया, जो नमी और दलदली भूमि क्षेत्र को ही आर्द्र भूमि कहते हैं। तो कुछ एरिया होता है जहाँ पे नमी ज्यादा होती है, तो उन्हीं को कहा जाता है फ्रेंड रामसर साइट, ठीक है। और अभी टोटल हमारे अगर भारत में पूछा जाए तो कितने रामसर साइट हैं, तो 82 है, ठीक है, 82 है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा देख लेते हैं किसके लिए क्या ट्रॉफियां मिलती हैं। तो पोलो के लिए पोलो खेल है, और इसके लिए क्या ट्रॉफी मिलती है? एजार कप, क्लासिक, राधा माहन कप। फुटबॉल की बात करें तो इसके लिए डूरंड कप, रोवर कप, डीसीएम ट्रॉफी मिलती है। क्रिकेट के लिए रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। हॉकी की बात आगा कप, हाँ ठीक है, बेटन कप और रंगा स्वामी कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत इजी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाके रहूंगा या मैं इसे लेके रहूंगा, कहीं कहीं पर आपको मिलता है, किसने कहा है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी का नारा था फ्रेंड्स, करो या मरो। महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। भगत सिंह का था इंकलाब जिंदाबाद। जवाहरलाल नेहरू का था आराम हराम है। बाल गंगाधर तिलक का था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाके रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निःशुल्क एवं मनियार प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, नागरिकों का मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो फिर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, नागरिकों का मौलिक अधिकार है। और किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में? तो 21A में, याद रखना। आगे देखेंगे। अच्छा देख लीजिए, आप व्याख्या भी देख लीजिए, तो कई बार देख चुके हैं, जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है 48, 46, 44 या फिर 42। तो फ्रेंड 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। आगे देखेंगे अगले।
भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो मंत्रिमंडल। राज्य विधानसभाओं के सभी अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्यगण या लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यगण। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लोकसभा के सदस्यगण। और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्त होगा, तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया? 93 में। और क्या कहा गया कि अगर लोकसभा यथाशीघ्र मतलब तत्काल 2 सदस्य को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और ये उस स्थिति में चुनेगी कि जब वहां पे स्थान खाली हो, ठीक है, रिक्त स्थान हो। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है? भूमि है, नदियां हैं, ज्वालामुखी से निश्रित राख है, या फिर कौन है? तो फ्रेंड नदियां हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सागरीय ज्वाला का मुख्य स्रोत नदियां हैं। सागरीय जल में भी कई रसायन होते हैं जो इसे जल लवणीय बनाते हैं। उनमें से अधिकांश चट्टान मिट्टी में घुले रसायनों को ले जाने वाली नदियों को वहां पहुंचाते हैं। इनमें से मुख्य सोडियम फ्लोराइड नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलक्का, बोस्फोरस, होर्मुज या बाबा अल मंदेव। तो फ्रेंड, हिंद महासागर और लाल सागर को जल संधि बोस्फोरस जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आइए देखिए किसको किसको कौन कौन जोड़ता है। ठीक है, तो हमने देखा बोस्फोरस हिंद महासागर लाल सागर को जोड़ती है। मलक्का की बात करें, थोड़ा लाइट दिख रहा होगा ना, थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, तो मैंने आपको गलत बता दिया फ्रेंड। ठीक है, मैंने एक्चुअली गलत हो गया आंसर। तो ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि लाल सागर और हिंद महासागर को बाबा अल मंदेव, ठीक है, बाबा अल मंदेव, माफ कीजिएगा, बाबा अल मंदेव, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं, तो बाबा अल मंदेव, ठीक है, मैं जोड़ता है। और मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। बोस्फोरस ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। और होर्मुज जो है ये फारस की खाड़ी, ओमान खाड़ी को जोड़ती है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो महास्थानगढ़, स्नानगढ़ या नागपट्टनम, लोथल। तो फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, लोथल। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा सा है, ठीक है, आपको बताना है वर्तमान में भारतीय संविधान में शामिल है। तो आर्टिकल 465, और इसमें 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, मतलब 465 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां। 345 में 25 पार्ट हैं, 8 अनुसूचियां हैं। 345 नहीं, 95। तो 372 में 22 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग सौर सेल बनाने के लिए नहीं हो सकता? तो सिलिकॉन, प्लेटिनियम, गैलिनियम या जर्मेनियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्लेटिनियम। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय की समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आंसर है फ्रेंड आर्टिकल 15 या 14 या 16 या 17। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आर्टिकल 14 है। ठीक है, और जिसमें न्याय की दृष्टि से समानता के अधिकार से संबंधित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो एएलयू, सीपीयू, मेमोरी या कंट्रोल यूनिट को। तो सीपीयू को कहा जाता है, और इसका प्रिंट फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समान ताप पर ध्वनि की चाल निम्न में से कौन सा अधिक होगी, किसमें अधिक होगी? तो हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में या इन सभी गैसों में बराबर। तो हाइड्रोजन में अधिक होगी फ्रेंड। समान ताप पर ध्वनि की चाल पूछी गई है, याद रखना, ये हाइड्रोजन में अधिक होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो आर्टिकल 352 या आर्टिकल 370
आर्टिकल 371 या आर्टिकल 395? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आर्टिकल 352। ठीक है, और अगर सिर्फ आपातकाल अगर पूछे तो आप 352 लगाएंगे फ्रेंड। ठीक है, अगर आपातकाल की बात हो। और अगर बात हो रही हो राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन 56 में, याद रखना। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की गई थी, की जाती है, याद रखना। तो आप क्या लगाएंगे? अगर सिर्फ आपातकाल की बात हो तो 352, और अगर आपसे राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात तो 356, और अगर आपसे वित्तीय आपात की बात हो, वित्तीय का मतलब धन से, फाइनेंस से संबंधित, आप समझ रहे हैं, तो 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो विस्थापन, वेग, संवेग या फिर आयतन? तो आयतन फ्रेंड ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अच्छा, सदिश राशि आप जान रहे होंगे, सदिश सदिश। आगे देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। अच्छा, तो तापक्रम क्या है इसका? मानव शरीर का तापक्रम 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना होता है फ्रेंड? ठीक है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ सेल्सियस है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, 98 डिग्री 6 पॉइंट फ़ारेनहाइट होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर ये आपको कंफ्यूज कर दे तो 98 डिग्री 6.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और 37 सेल्सियस होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में कौन सा प्राइमरी रंग है? ठीक है, प्राइमरी रंग पूछा गया। तो रेड ग्रीन ब्लू होता है, या रेड ब्लैक ग्रीन, या येलो रेड ग्रीन, या ग्रीन मैजेंटा येलो, कौन सा होता है? तो फिर प्राइमरी रंग की बात की गई है, इसमें लाल, हरा और नीला होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, अब जो आएगा पेज ठीक रहेगा फ्रेंड, आपने एडजस्ट करके पढ़ लिया। थैंक यू। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, तथ्य से संबंधित ज्ञान है प्रत्यात्मक ज्ञान, अभिसंज्ञानात्मक ज्ञान, या सक्रियात्मक प्रक्रियात्मक ज्ञान, या तथ्यपूर्ण ज्ञान? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है तथ्य से संबंधित, मतलब जो जो तथ्य से संबंधित ज्ञान है प्रक्रियात्मक हो। ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान कुछ अंतर्निहित ज्ञान के माध्यम से प्राप्त अनुभव को कहते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक लाभ है कि इसमें अधिक इंद्रियां शामिल होती हैं, जैसे व्यवहार, अनुभव, समस्या को हल करने का अभ्यास, किसी विशिष्ट समाधान की सीमाओं की समझ। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, तत्वों को एकत्रित कर नवीन रूप को आकार देना क्या कहलाता है? विश्लेषण, संश्लेषण, व्यवस्था या समझ? तो फ्रेंड संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अगर आप कोई चीज विस्तृत है, उसको एक आकार देना चाह रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? संश्लेषण कहलाएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती? सुनना, प्रतिस्पर्धा, सहयोग या प्रोत्साहन? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रोत्साहन। क्या पूछा क्या गया? प्रश्न का मतलब है कि एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना विकसित नहीं होती है, तो प्रोत्साहन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सबसे कम और आकर्षक शिक्षण विधि है व्याख्यान, कार्यभार, परियोजना या संगोष्ठी? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, व्याख्यान। आगे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इस प्रश्न में फिर से देखिए कि सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। ठीक है, शिक्षण विधि की बात की है ना, जो कम आकर्षक है, तो संगोष्ठी है फिर। ठीक है, अगर यहाँ पे संगोष्ठी ना होता
तब व्याख्यान हो सकता था, लेकिन सबसे कम संगोष्ठी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, कार्यभार, परियोजना आधारित, संगोष्ठी या श्रुतलेख। वास्तविक समस्या में शामिल करता है तो श्रुतलेख, मतलब सुनकर लिखा हुआ लेख। और जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, और श्रुतलेख का अर्थ तो समझ ही गए आप, सुनकर लिखना, जिसमें इमला भी कहते हैं जिसको, और इसे सुनकर लिखने की कुशलता का विकास होता है। श्रुत लेखन कौशल को विकसित करने का एक साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। शिक्षार्थी निष्क्रिय होते हैं परियोजना में, खोज विधि में, व्याख्यान या अनुसंधान। तो खोज विधि में वो सक्रिय होते हैं फ्रेंड। ठीक है, अनुसंधान में भी होते हैं, परियोजना में भी होते हैं। ठीक है, अब हमें तुम्हें बनाने को दे दिया जाता है तो हम लोग एक दो टॉपिक तो बड़े मन से बनाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, मन नहीं करता। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो परियोजना विधि में भी सक्रिय होते हैं, लेकिन व्याख्यान विधि में निष्क्रिय रहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंवाद का एक प्रकार है खोज विधि, विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो परिसंवाद का एक प्रकार है फ्रेंड प्रदर्शन विधि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभागी ह्यूरिस्टिक का अर्थ है जांच करना, दिखाना, करना या कार्यवाही करना। तो ह्यूरिस्टिक का ही मतलब है फ्रेंड। ठीक है, खोज विधि, खोजना। ठीक है, तो ऑप्शन खैर यहाँ जांच दिया है तो जांच ही होगा, जांच करना। ठीक है, खोजेंगे तभी तो जांच करेंगे ना, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा किसने है? तो केल्ड विल ने, या पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या मॉन्टेसरी ने। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केल्ड विल ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भ्रमण विधि विकसित करता है सहयोग की प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें तो होती ही है। ठीक है, सहयोग की प्रवृत्ति होती है, रचनात्मक शक्ति भी होती है, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें पूछा है, सबसे बढ़िया तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। ठीक है, अगर हम भ्रमण कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ठीक है, जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पर्यावरणीय अध्ययन में भ्रमण विधि का अपना विशेष महत्व है। केवल छात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं और विवाह जगत यथार्थ के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए आजकल भ्रमण विधि बहुत उपयोगी है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 10, अच्छा 11 नीचे है अभी, चलिए आई। विषय वस्तु निर्धारित करता है शिक्षण विधि को, शिक्षण की मनोवृत्ति को, शिक्षार्थी की भागीदारी या शिक्षक प्रभावशीलता। तो विषय वस्तु किसको निर्धारित करता है? शिक्षक की मनोवृत्ति को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान या निर्देशन। तो शिक्षार्थी केंद्रित जो विधि होती है फ्रेंड, वो आगमन विधि होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लेकिन निर्देश है इसमें कि शिक्षक केंद्रित विधि है ये। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। ठीक है, अब आयोग कुछ भी मान ले, जो एक बार मान ले फिर वही राइट रहेगा। तो अगर ऐसा प्रश्न बना तो आप भी डी पर जाएंगे। आगे देखिए, अगर सुधार कर लिया तब तो ठीक है, नहीं किया तो फिर वही रहेगा। पारंपरिक शिक्षण है निगमन, सम्मिश्र, खेल आधारित या प्रयोगात्मक। तो पारंपरिक शिक्षण है खेल आधारित। ठीक है, बहुत पुरानी विधि है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। सामान्य से विशिष्ट उपागम है निगमन, खेल आधारित, सम्मिश्रित, प्रयोगात्मक। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हम किस में जाते हैं? निगमन में जाते हैं। मतलब निगमन का मतलब नियम। ठीक है फ्रेंड, नियम। तो नियम से उदाहरण की ओर हम किस में जाते हैं? निगमन में ही जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण है प्रजातंत्रात्मक, सत्यावादी, रचनात्मक, आलोचनात्मक, निर्णय वाला। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सत्तावादी। पहले तो सत्तावादी ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता था। ठीक है, शिक्षक जो है सत्ताधारी है और जो बच्चे होते थे विद्यार्थी वो क्या होते थे? प्रजा होते थे उनके प्रजा। ठीक है, लेकिन अब तो प्रजातांत्रिक चल रहा है ना,
प्रजा की सुनी जा रही है, मतलब बच्चे अब चाइल्ड सेंटर है ना। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। माप में पहला चरण है परीक्षण का अंकन, अंकन तो बाद में किया जाता है। परीक्षण का प्रबंधन करना, परीक्षण का विकास या क्या मापना है इसका निर्णय। तो सबसे पहले क्या मापना है इसका निर्णय किया जाता है और माप का पहला चरण है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसकी गुंजाइश सबसे कम है, मूल्यांकन की, आकलन की, माप की या परीक्षण की। तो फ्रेंड परीक्षण की, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, अंतिम स्थिति की जांच करना, अगली कक्षा में पदोन्नति, छात्रों का चयन करना या छात्रों की प्रगति की निगरानी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, छात्रों की प्रगति की निगरानी, या फिर ऐसा भी दे देगा मतलब हमारे छात्र कितना सीखे, इसलिए रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, कितना सफल रहे हो। निम्न में कौन सही क्रम है, परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, मूल्यांकन, परीक्षण, माप, आकलन, परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन या आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। तो सही क्रम है, पहले परीक्षण किया जाता है, फिर मापन किया जाता है, फिर उसका आकलन किया जाता है, फिर उसका मूल्य निकाल दिया जाता है, मूल्यांकन। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न में, निबंध में, संक्षिप्त उत्तर में या समापन में। तो फ्रेंड बहुविकल्पीय प्रश्न में, क्योंकि व्याख्या अगर रहेगा तो व्याख्या में तो बहुत कुछ लिख देते हैं, बहुत कुछ उसके सही के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन अगर यही आपसे विश्वसनीय ऑप्शन की बात करेंगे तो वो बहुविकल्पीय है, यानी एमसीक्यू में रहेगा ऑप्शन, क्योंकि उसका एक ही उत्तर होगा ना। आगे देखिए, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। तो संरचित निबंध, असंरचित निबंध, संक्षिप्त उत्तर या बहुविकल्पीय प्रश्न। तो विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन होता है, किसमें होता है, जो उत्तर जो है असंरचित होता है। ठीक है, असंरचित निबंध होता है। आगे देखेंगे। अच्छा, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। असंरचित निबंध प्रश्न आमतौर पर ओपन एडेड प्रश्न होते हैं। सामान्यतः उदाहरण में ऐसे प्रश्न शामिल हैं, आप अपने आप का वर्णन कैसे करेंगे, आप आदर्श काम क्या है। तो इसमें तो बहुत सारा आप लिख सकते हैं ना, जैसे आप अपने कई आदर्श काम गिना सकते हैं। आप अपने आप का वर्णन कैसे करेंगे। आगे देखिए, प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः डैश मापने के लिए किया जाता है, खुफिया, ज्ञान, उपयुक्तता या व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के लिए किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, योगात्मक मूल्यांकन मूलतः डैश का प्रयोग किया जाता है, कार्यक्रम के दौरान, हर समय या कार्यक्रम के अंत में या कार्यक्रम के आरंभ में। तो योगात्मक मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड वो अंत में किया जाता है, कार्यक्रम के अंत में। योग कब निकालेंगे आप, मान लीजिए आप डिवीजन जब करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका योगफल कब आता है, लास्ट में आता है ना, अंत में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है, चल रहा है, सतत है, निर्णय प्रमाणित करना है या डायग्नोस्टिक। तो फ्रेंड निर्णय प्रमाणित करना होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डायग्नोस्टिक का मतलब पहचान करना होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तबीयत कुछ ठीक नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत टायर्ड है, लेकिन अपना जो काम है वो करना है, तो इसलिए मैंने स्किप नहीं किया क्लास को। सारांशित मूल्यांकन के कौन से उपकरण अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, दैनिक कार्य, मौखिक पूछताछ या शिक्षक अवलोकन या परीक्षण। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, परीक्षण। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या है, आवृत्तियां हैं, वर्ग सीमाएं हैं, मध्य बिंदु है और चतुर्थक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो फ्रेंड ये आवृत्तियां हैं, ठीक है, मतलब अंतराल है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है मोड, रेंज, चतुर्थक या मतलब। तो रेंज कहा जाता है। ठीक है, अगला, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मूल खिलाफ क्या है, छात्रों को सीखने की कठिनाई का निदान कर सकता है, चिन्हित करने के लिए निबंध है, या फिर छात्र को छात्र उत्तर का अनुमान लगा सकता है, या वे जटिल
सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों में नहीं मापा जा सकता है। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? मिलान है, एमसीक्यू है, समापन है या संक्षिप्त उत्तर है? तो सबसे बढ़िया तो फ्रेंड क्या होता है? एमसीक्यू होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? टर्मन, स्टर्न, गिलफोर्ड या अल्फ्रेड बिनेट? तो अल्फ्रेड बिनेट थे फ्रेंड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाद में तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन सबसे पहले जो दिए थे बिनेट ही थे। गोवा का अल्बुकर्क, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक ने छीन लिया था? तो बीजापुर, गोलकुंडा, मैसूर या विजयनगर? तो फ्रेंड ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बीजापुर। अगला देखते हैं, जीएस से प्रश्न है अगला। 12 चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु? तो कर्नाटक में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और 12 चुक्की जलप्रपात किस नदी पर है अगर पूछा जाए तो कावेरी नदी पर है। और यह लगभग कितना ऊंचा है? तो 69 मीटर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ब्राउन एटीएम स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले एटीएम है, या एटीएम वाले स्वामित्व बैंकों के पास नहीं बल्कि निजी एटीएम सेवा प्रदाताओं के पास है, या बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम बैंक मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है, या सरकार के स्वामित्व वाले एटीएम है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड। अगला देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी, हाथी, विकास या मालवा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चौकीदारी। अगला देखिए, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धुन यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या केरल? तो कौन करता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी मतलब यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? क्षोभमंडल, मीसोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। ठीक है, अच्छा कितना फैला हुआ है अगर पूछे? ठीक है, ये पृथ्वी की सतह पर कितना फैला हुआ है? तो 10 से 50 किलोमीटर। और भी जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बादल मुक्त अतः वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो ये समताप मंडल ही है, स्ट्रेटोस्फीयर। अगर आपसे पूछ ले मौसम संबंधी घटना किसमें होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, इनमें से कौन से आवश्यक आधात्विक खनिज हैं? कोयला, सिलिका, क्ले, सीमेंट, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, सोना, प्लेटिनियम, चांदी, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर? तो आधात्विक खनिज पूछा है। धात्विक और अधात्विक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ लेगा, चाहे धात्विक पूछ ले या फिर अधात्विक पूछ ले। तो धात्विक खनिज होता है फ्रेंड कोयला, सिलिका, क्ले, क्ले मतलब जो मिट्टी होती है, मृतिका मिट्टी, और सीमेंट, ये अधात्विक खनिज है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के आदर्श रूप से वन भूमि अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 15, 50, 44 या 33? तो फ्रेंड 33% होना चाहिए, ऑप्शन सी डी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, 39 नंबर क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र, और डेली ये क्लास पहले 7 बजे होती थी, लेकिन अभी मैंने 10 बजे कर दिया है। तो डेली मॉर्निंग में 10 बजे होती है। ठीक है, आप कभी भी देख सकते हैं जब भी समय मिले। और लाइक शेयर जरूर कर दें फ्रेंड्स, एक कमेंट करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। ठीक है, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक डैश बनाती है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, कार्बन चक्र या नाइट्रोजन चक्र? तो क्या बनाती है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खाद्य जाल। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा की खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है?
ना कि प्राकृतिक तेल या कोयला। मतलब सबसे व्यावसायिक ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये पेट्रोलियम है, मतलब खनिज तेल है फ्रेंड, ठीक है? ऑप्शन सी। और कितने प्रतिशत इसकी खपत है? तो 39 हिस्सा खनिज तेल पेट्रोलियम उपयोग के लिए प्राप्त होता है। और पिछले दशकों में अमेरिका खनिज तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी रहा है, याद रखेंगे। और कौन सा कितने परसेंट की खपत कितनी है? तो देख लीजिए, खनिज तेल की खपत 39%, कोयला की 28%, गैस की 22%, पन बिजली 6%, परमाणु ऊर्जा 4.4%, वायु ऊर्जा 4.22 और बायो मास या भूतापीय ये सबसे कम है, तो 0.4%। याद रखेंगे। इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या अपना नोट्स वोट्स बनाए होंगे तो वहाँ लिख लीजिएगा, कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो सकता है आपको मिक्सअप प्रश्न दे दे, मतलब मिलाने वाला दे दे, मिलान क्वेश्चन। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड ये मैथ से है, तो इसको हम नहीं कराएंगे। तो ये 41 तो हम करा चुके हैं, बाकी 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे। और तो 10 क्वेश्चन हम डेली स्किप कर ही रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट से। तो आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।